हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #ज्ञान-IQ पर। और आज हम करेंगे पियाजे की थ्योरी का पार्ट 4। ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पियाजे को 5 वीडियोस में कवर करेंगे। बेसिकली इसकी जो थियोरी है उसको कवर करेंगे 5 वीडियोस में। क्वेश्चंस हम बाद में भी ले लेंगे। क्वेश्चन सेट में सोच रही हूँ एक सेट बना लूंगी पूरा, 20 से 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन भी डाल सकते हैं उसमें। ठीक है। और उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना पियाजे समझ में आया है। ठीक है। सो ये अभी फिलहाल मेरा प्लान है। तो चलिए आज हम बेसिकली बात करेंगे स्टेज 3 के बारे में। और पियाजे की थ्योरी का ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ और इसके बाद बस एक वीडियो और आएगी जो कि इसकी लास्ट स्टेज है। इसका कुछ क्रिटिसिज्म है, उसको हम देखेंगे। ठीक है। तो आज हम करेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात। इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं हिंदी में। और 7 से 11 वर्ष का बच्चा जो होता है इस अवस्था के अंदर आता है। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि पियाजे ने टोटल 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी हैं। इससे पहले कुछ उन्होंने कुछ बेसिक उनकी टर्मिनोलॉजीज भी हैं, उनकी जो उन्होंने टर्म्स दी थी, ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रियम या फिर अकोमोडेशन कह सकते हैं हम। तो वो सब जो है मैं आपको फर्स्ट वीडियो में करा चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। तो पियाजे मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेडागोजी कह लीजिए या फिर सीडीपी कह लीजिए, एक क्वेश्चन पियाजे पर जरूर मिलता है हर एग्जाम में। ठीक है। एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, 2 या 3 भी मिल सकते हैं। ठीक है। कई बार पेडागोजी के क्वेश्चन इनकी थ्योरी पर डिपेंड होते हैं और खुद थ्योरी तो आती ही है, मतलब 1 या 2 मार्क्स में। ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी करे स्टार्ट करेंगे अपनी आज का ये लेक्चर। सो देखेंगे कि क्या क्या है। वैसे मैंने जो है बिल्कुल पॉइंटर्स में लिखा हुआ है, मतलब आई डोंट थिंक सो कि आपको फिर पॉइंट्स लिखने में कोई प्रॉब्लम आएगी। आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से मैं ये कहूँगी कि एक्सप्लेनेशन पूरा आपको हिंदी में मिलेगा। बेसिक टर्मिनोलॉजीज को आप भी इंग्लिश में लिख लें क्योंकि वो ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है। क्योंकि हिंदी में जैसे मूर्त संक्रियात्मक है, बहुत मुश्किल सी टर्म लगती है मुझे। देखिए मीडियम से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली साइकोलॉजी में आप जस्ट टर्मिनोलॉजीज को लर्न कर लीजिए और उसके अंदर मैटर क्या है वो अपने हिंदी में आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो आपने कंजर्वेशन लिख दिया, उसके अंदर मैंने क्या बोला वो आप अपने अकॉर्डिंग 2-3 लाइन में लिख सकते हैं ताकि आपको आगे रिमाइंड रहे इस चीज के बारे में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था होती है इसमें क्या होता है कि बच्चा बेसिकली क्या करता है ना कि उसकी जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसका बहुत ज़्यादा होता है इस स्टेज में कि उस अपने आप चीज़ें करना सीख जाता है क्योंकि स्कूल भी जाने लग जाता है। ठीक है। पीयर ग्रुप बड़ा हो जाता है, सोशलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पर होता है, यहाँ पर दोस्त हो जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें मैनिपुलेट करता है, मतलब रिलेशंस को भी एक तरह से वो हैंडल करता है। तो बच्चा जो है काफ़ी एक्सपीरियंस यहाँ पर हो जाता है अगर हम पहले की स्टेजेस से इसका कंपेरिजन करें तो। ठीक है। दूसरी की बात यह है कि यहाँ पर जो लॉजिकल स्टेबिलिटी है वो आ जाती है, मतलब थोड़े से लॉजिक्स का यूज करना स्टार्ट कर देता है बच्चा अपने फिजिकल वर्ल्ड का। जो उसकी फिजिकल वर्ल्ड है ना, उसके आसपास का जो वर्ल्ड है उसका जो उसको लॉजिकल स्टेबिलिटी के साथ जो है वो समझ बनाने लग जाता है। मतलब लॉजिक्स क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पर बच्चे के और हर लॉजिक का जो है वो यूज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। लेकिन इस स्टेज पे बच्चा जो है बाउंड रहता है फिजिकल वर्ल्ड से, यानी कि हम कह सकते हैं कंक्रीट चीजों से। मूर्त रूप में अगर कोई चीज उसके सामने है ना तो उससे बाउंडेड है। अगर चीजें आप नहीं रखेंगे सामने या मतलब उसको कोई एग्जाम्पल्स के थ्रू नहीं दिखाएंगे तो एब्स्ट्रैक्शन नहीं आएगा, मतलब अमूर्त धारणाएं उसके अंदर डेवलप नहीं होती है, वो मूर्त रूप में रहती है। मतलब प्रेजेंट है सामने तभी वो उन पर लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहा है। अगर प्रेजेंट नहीं होंगी सामने चीजें तो वो लॉजिकल थिंकिंग भी नहीं कर पाएगा। तो ये स्टेज की थोड़ी सी कमी है। तो यहाँ पर इसीलिए स्टेज का बेसिकली नाम है कंक्रीट ऑपरेशनल, क्योंकि कंक्रीट चीजें यानी कि जब चीजें उसके सामने मूर्त रूप में उपस्थित होती हैं, उसका फिजिकल वर्ल्ड उसके सामने होता है तो जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स है वो देता है। ठीक है। लॉजिकली थिंक करता है। तो ये बेसिकली कुछ चीजें थी जो कॉमन थी। तो अब हम इसके बेसिक फीचर्स पर जाएंगे कि इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है कंजर्वेशन। इसको मैं कम से कम 3-4 बार रिपीट कर चुकी हूँ पियाजे के थ्योरी में। इससे पहले भी एक कंजर्वेशन पर अलग से एक वीडियो डाली हुई है मैंने, जो बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंजर्वेशन को हिंदी में हम कहते हैं संरक्षण। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। ठीक है। तो पिछली अवस्था में क्या होता है, जब हम प्री ऑपरेशनल की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि बच्चा जो है कंजर्वेशन नहीं कर पाता है। लेकिन आपको इतनी चीज याद रखनी है कि जो चीजें स्टेज 2 में नहीं आती थी बच्चे को, स्टेज 3 में आके वो कंप्लीट हो जाएंगी, बस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को छोड़कर। ठीक है। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो आपको कंक्रीट ऑपरेशन में नहीं, फॉर्मल ऑपरेशन में ही लगाना है, कभी भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आए पियाजे से रिलेटेड। ठीक है।
तो स्टेज 2 में जितनी भी कमियां थी वो जाके थर्ड स्टेज में पूरी हो जाती हैं, क्योंकि पियाजे ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ऐसे जंपिंग होती है, यहाँ से ग्रेजुअल चेंज नहीं होता बल्कि डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट बताई थी उन्होंने। तो उसने कहा था कि ये आपकी स्टेज है, यहाँ से आपने पूरा कर लिया, अब आपकी एज बढ़ गई है, आप इस स्टेज में आ गए हैं, तो अचानक से आप जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो 7 साल का बच्चा है, 7.5 साल का हो गया, एकदम से कंक्रीट ऑपरेशन में आ गया है बच्चा, ठीक है। तो जो चीजें उसको इससे पहले नहीं आ रही थी वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब कंजर्वेशन आ जाता है यहाँ पर बच्चे को, ठीक है। तो ही और शी कैन अंडरस्टैंड दैट द अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग रिमेन्स द सेम। किसी भी चीज का या किसी भी चीज का अमाउंट हो गया या उसका नंबर हो गया वो सेम रहेगा, इवन इफ द अरेंजमेंट और अपीयरेंस इज चेंज। अगर आपने उन चीजों को अरेंजमेंट जो है उनका अलग कर दिया तो भी अमाउंट चेंज नहीं होगा, ठीक है, या फिर नंबर चेंज नहीं होगा। और अपीयरेंस जो है मतलब कैसा दिख रहा है इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपने अमाउंट उसका चेंज नहीं किया, कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं है, चीज सेम है, बस उसकी अपीयरेंस चेंज कर दी, तो भी वो चीज उतनी ही रहेगी। ये चीज बच्चा सीख जाता है, ठीक है, संरक्षित करना सीख लेता है। एज लॉन्ग एज नथिंग इज एडेड एंड नथिंग इज टेकन अवे। इसका मतलब है कोई उस चीज में से कुछ भी बढ़ाया नहीं, कुछ भी घटाया नहीं, ठीक है, बस चीज की अदला बदली कर दिए, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ले जा रहे हैं या फिर एक शेप से दूसरी शेप उसको दे दी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज में मैटर जो है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, सपोज एक बटन्स है आपके पास, आपने बच्चे को ये दिखाए बटन्स की यहाँ पर आपके पास 5 बटन्स रखे हैं, आपने ऐसे दिखा दिया, फिर आपने थोड़ा सा फैला कर रख दिया इनको, ठीक है। अब देखिए इनका डिस्टेंस जो है ये देखिए कितना ज्यादा होगा, ये ज्यादा लंबी लाइन है, ये छोटी लाइन है। तो जो प्री ऑपरेशन चाइल्ड क्या कहता था कि यहाँ पर ज्यादा बटन है, ठीक है, ध्यान नहीं देता था इतना काउंटिंग पे, लेकिन यहाँ पर कंजर्वेशन कंक्रीट ऑपरेशन बच्चा कर लेता है। अब आप इन बटन को कितना ही दूर दूर फैला कर रख लीजिए, बच्चा कह देगा कि हाँ भाई सेम नंबर ऑफ बटन है, बटन चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। या फिर हम कहेंगे ना एक एप्पल को आपने काट दिया, 4 पीसेस में काट दिया, या फिर रोटी का एग्जांपल ले लीजिए, रोटी है, रोटी को 4 पीस में काट दिया, फिर ठीक है इसके पीस जो है आपने बच्चे को ऐसे दिखा दिए और कह दिया कि चलो 2 तुम्हारे पास है, 2 तुम्हारे पास है, अब बताओ कि रोटी जो है कम हो गई कि ज्यादा हो गई कि सेम है। तो पहले प्री ऑपरेशन पर बच्चा कहता था कि नहीं रोटी कम हो गई है, लेकिन जब हम बात करेंगे कंक्रीट ऑपरेशन वाले बच्चे की तो बच्चा कहेगा नहीं रोटी का अमाउंट तो सेम ही है, भाई रोटी तो उतनी थी ना, इसमें ना हमने कुछ घटाया ना कुछ बढ़ाया, बस इसका जो एक तरह से मैं कहूंगी कि इसकी शेप को आपने चेंज कर दिया, आपने इसको कट किया, ठीक है। इन कट पीसेस को अगर आप एक साथ लगाएंगे तो फिर से वही शेप आ जाएगी। तो बच्चा यहाँ पर ये चीज सीख जाता है कंक्रीट ऑपरेशन का, ठीक है। अब देखिए कंजर्वेशन में 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है रिवर्सिबल थिंकिंग और एक होती है डिसेंट्रेशन। तो दोनों चीजें बच्चे यहाँ पर सीख जाता है, उसमें रिवर्सिबल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने रोटी का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पर रिवर्सिबल थिंकिंग कर रहा है बच्चा कि हाँ भाई ये जो रोटियां हमारे पास कट पीस में आई हैं ये बेसिकली इसी रोटी से आई हैं, और इस पूरे प्रोसेस में जो है ये कहीं भी रोटी को कम नहीं किया गया है बल्कि काटा और आपको दे दिया गया है। तो इसका मतलब है कि बच्चा पीछे मुड़कर देख पा रहा है, रिवर्सिबल थिंकिंग यहाँ पर बच्चा कर पा रहा है, इसीलिए वो कंजर्व कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन होता क्या है, सेंट्रेशन का मतलब होता है जब आप किसी एक ही चीज पर फोकस रखते हैं, ठीक है। अब मैंने जो पहले एग्जांपल दिया था आपको बीकर और वो वाला, जैसे कि सपोज इस पानी में ये बीकर है आपके पास, इसमें पानी है, ग्लास मान लीजिए इसमें पानी है, ठीक है। आपने ग्लास से जो है बाउल में डाल दिया पानी, ठीक है, पानी तो इतना आ गया। अब बच्चे को कहेंगे कि कौन से में पानी ज्यादा है, तो बच्चे या फिर सेम है या कम है, आपने बच्चे के सामने ही ग्लास से इसमें डाला है पानी, तो कंक्रीट ऑपरेशन चाइल्ड क्या कहेगा कि हाँ भाई दोनों जगह पे अमाउंट जो है वो सेम है, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ भी घटाया बढ़ाया थोड़ी ना कि हमने तो सिर्फ यहाँ से उठाया और यहाँ पर डाल दिया गया है, ठीक है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड जो है ये चीज आपको इजिली बता देगा, जबकि प्री ऑपरेशनल चाइल्ड को डिफिकल्टी होती थी। हो सकता है कुछ बच्चे बहुत ओवर एडवांस हो, क्योंकि कोई भी थियोरी जो है वो 100% करेक्ट नहीं हो सकती है अकॉर्डिंग टू मी, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते ही हैं, मतलब कुछ ना कुछ कमियां तो ऑलवेज रहती हैं। तो कुछ बच्चे हो सकते हैं कि वो प्री ऑपरेशन पे भी बता दें, कुछ एक्सपर्ट बच्चे होते हैं, लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें तो प्री ऑपरेशन चाइल्ड इसको नहीं कर पा रहे थे, जबकि कंक्रीट ऑपरेशन चाइल्ड जो इसको कर सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आई एम क्लियर टू यू कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए फोकस सिर्फ एक डायमेंशन पर नहीं है, सिर्फ हाइट पर फोकस नहीं है, बच्चे ने प्रोसेस पर भी फोकस किया, साथ ही साथ उसने देखा कि भले ये आपका लंबा है लेकिन बाउल जो है वो चौड़ा भी तो है इससे, ठीक है। तो डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 3-4 चीजें उसने इन्वॉल्व करके फिर सोचा है, ठीक है, कनेक्ट कर पा रहा है। बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, तो चारों इन्फॉर्मेशन को जोड़कर वो तब आपको चीजें अपनी लॉजिकल थिंकिंग को करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बस इसमें बस एक चीज याद रखिए, जो प्री ऑपरेशन में कमियां होती है ना वो सारी इस स्टेज में आकर पूरी हो जाती हैं, बेसिकली यही है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चीज देखते हैं
नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का। क्लासिफाई करना सीख जाता है। हालांकि बच्चा क्लासिफाई पहले भी कर रहा था, लेकिन जो एक कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन जिसको कह सकते हैं, अगर आपने एक ही बॉक्स में जो है आपने बॉल्स डाल दी, कुछ स्क्वायर्स डाल दिए, कुछ ट्राइंगल्स डाल दिए, ठीक है। पहला तो आपने बच्चे को कहा कि कलर के हिसाब से इनको सॉर्ट आउट करो, ठीक है। फिर आपने कहा कि नहीं भाई अब शेप के हिसाब से सॉर्ट आउट करो। तो क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मटेरियल के हिसाब से वो करो कि किसका प्लास्टिक का है, किसका रबड़ का है, तो कई तरह से क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो प्री ऑपरेशनल चाइल्ड जो है क्लासिफाई नहीं कर पाता था, मतलब एग्जैक्ट पूरा क्लासिफिकेशन नहीं आता था कि आपने जिस भी तरह से बोला बच्चा क्लासिफाई कर देगा। प्री ऑपरेशनल चाइल्ड ये नहीं कर पा रहा था, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड ये क्लासिफिकेशन कर दे रहा है, ठीक है। ही और शी कैन ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी आप चीज देंगे तो उसको वो क्लासिफाई कर देगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड टू रिवर्सिबिलिटी एंड एट दिस स्टेज चिल्ड्रन हैव रिवर्सिबल थिंकिंग। सेम चीज है कि भाई कंजर्वेशन करना सीख गया है और क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं रिवर्सिबिलिटी पर है कि आप बार बार देखेंगे कि हाँ भाई इसकी शेप कैसी है, ये मैंने दूसरा निकाला था, ये भी इस जैसा है या नहीं है, तो इस पर डिपेंड करता है। और ये क्योंकि कंजर्वेशन बच्चा करना सीख जाता है तो यहाँ पर क्लासिफाई भी वो कर सकता है। ओके, एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। बटन्स कैन बी क्लासिफाइड बाय कलर, ठीक है, जैसे मैंने अभी तो आपको ये एग्जाम्पल दिया था। या फिर बटन्स है, बटन्स को कलर के हिसाब से लगाया जा सकता है, उनको साइज के हिसाब से लगाया जा सकता है, उनमें होल्स कितने हैं इस हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अब देखो, मदर कैन बी अ डॉक्टर, अ वाइफ एंड अ सिस्टर। अब प्री ऑपरेशनल चाइल्ड क्या सोचता है कि मेरी मम्मी है तो बस मेरी मम्मी ही है, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म होता है ना, बच्चा सोचता है कि मेरा अपने एक मेरी अपनी एक दुनिया है, मेरी अपनी एक सोच है और उसको बस वही सही है और कुछ भी सही नहीं है। अगर मेरी मम्मी है तो सिर्फ मेरी मम्मी है, वो कोई और रोल में मुझसे ज्यादा नहीं जा सकती, ठीक है। वो ना ही एक डॉक्टर हो सकती है सबसे पहले, ना ही वो वाइफ हो सकती है, ना ही सिस्टर, बस वो मेरी मम्मी है, वो मेरे लिए ही करती हैं जो करती हैं। तो ये थिंकिंग प्री ऑपरेशनल चाइल्ड को होती है। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड जो है ये डेवलप कर सकता है इस थिंकिंग, उस मतलब लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है कि भाई मेरी मदर जो है वो एक वाइफ भी है, एक सिस्टर भी है, और कहीं ना कहीं वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी जानना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासिफाई कर पा रहा है ना, मम्मी को भी क्लासिफाई कर रहा है एज अ डॉक्टर, एज अ वाइफ एंड एज अ सिस्टर। ओके, सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये भी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे, ओके, आई विल रिप्लाई टू यू। सो ये चीजें थी क्लासिफिकेशन के बारे में, ओके। तो क्लासिफिकेशन जो है प्री ऑपरेशनल चाइल्ड कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड जो है कर सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिए कि क्लासिफिकेशन भी आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर सामने चीजें प्रेजेंट नहीं है तो मेंटली वो हाई लेवल का जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासिफिकेशन जो कह सकते हैं ना, कि आपने कुछ चीजें बोल दी, लो इनको क्लासिफाई करो, मेंटली तो नहीं कर पाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती है। अब चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। सो नेक्स्ट है सीरिएशन। देखिए ये भी उस तरह का ही कुछ है, लेकिन ये एक तरह का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। सीरिएशन क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, ये सब सीरिएशन का पार्ट है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑर्डरली अरेंजमेंट फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल और वाइस वर्सा, ठीक है। देखिए अगर बड़ी से छोटी चीजें लगानी है आपको, बड़ी है और बड़ी, छोटी फिर सबसे छोटी, ठीक है, या फिर छोटी है, बड़ी है उससे बड़ी है, तो ये जो है सीरिएशन होता है। आप सीरिएट करते हैं, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं। क्लासिफिकेशन में सीरिएशन नहीं इन्वॉल्व होता है, उसमें जस्ट आपने सॉर्ट आउट कर दी, ठीक है। लेकिन सीरिएशन में आपको एक ऑर्डर फॉलो करना होता है, या तो आप असेंडिंग में ले रहे हैं, आप डिसेंडिंग में ले रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा सीरिएशन करना सीख जाता है। जैसे कि वो स्टिक्स वाला एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारी स्टिक्स आपने दे दी और आपने कहा बच्चा बेटा चलो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा के दिखाओ, डिसेंडिंग में लगा के दिखाओ, तो बच्चा कर देगा ये भी, ठीक है। हियर द चाइल्ड कैन ऑल्सो सीरिएट मेंटली। अब देखिए मेंटली का मतलब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से नहीं है, यहाँ पर ये है कि आपने यहाँ पर ये जैसे कि सपोज आपने यहाँ पर लिख दिया 21 इस पर लिखा है, ठीक है, 13 इस पर लिखा है, फिर 40 यहाँ पर लिखा है, सपोज 40 यहाँ पर लिखा है, आपने ये नंबर दिखा दिए और आपने बच्चों को कहा बेटा चलो अरेंज करो इनको, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो यहाँ पर वो मेंटली कर देगा, ठीक है, और आपको बता देगा, ठीक है, क्योंकि उसको बार बार ये तो करने की जरूरत नहीं है कि लो पहले मैं 40 लिखूंगा फिर होगा। लेकिन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं है, टीचर ने बच्चे के सामने एग्जाम्पल दिया है, ये नंबर लिखे हैं कि ये है नंबर, आपको मेंटली इनको सीरिएट करना है, तो ये वाला चीज वो कर सकता है। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में उसके सामने वो चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, कंक्रीट रूप में प्रेजेंट होनी चाहिए। सॉरी, इट्स कंक्रीट ऑपरेशनल, इट्स नॉट कंक्रीट ऑपरेशन। ओके, ये स्लाइड चेंज नहीं हुई थोड़ी सी, प्लीज आई अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, ठीक है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल है, ठीक है, तो ये चीज होती है, ओके। सो यहाँ पर सीरिएट जो है बच्चा कर सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी वो लगा सकता है,
ओके और इस सीरिएशन से रिलेटेड है ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, जो कि सकर्मक निष्कर्ष जिसको बोलते हैं। लास्ट स्टेज में आपको पता है प्री ऑपरेशनल में जो है ये था कि इसमें क्या कर सकता था कि अगर बच्चे को आपने बताया है कि ए बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो बताओ सी और ए का रिलेशन क्या है, तो बच्चा नहीं बता पा रहा था प्री ऑपरेशन में, लेकिन यहाँ पे बच्चा बता पाएगा। यहाँ पे उसको पता होता है कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो इसका मतलब है कि ए सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, ए सबसे बड़ा हो गया तो इसका मतलब ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा। मतलब पहले की नॉलेज ए और बी की जो पहले की उसकी नॉलेज थी उसको उसने थर्ड नॉलेज पे भी अप्लाई कर दिया है, ए और सी की नॉलेज पे भी, ठीक है। तो ये भी बेसिकली सीरिएशन का आपका पार्ट है, ठीक है। इनको भी तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा है। तो यहाँ पर बच्चा जो है अंडरस्टैंड कर देता है कि हाँ भाई ए और सी में भी एक रिलेशनशिप है, और क्या रिलेशनशिप है वो ये भी बता पाता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव इन्फेरेंस जो है वो भी उसको आ जाती है, सीरिएशन का ही एक पार्ट है, ओके। और ये प्लीज़ इसको रेक्टिफाई कर लेना, पीडीएफ में मैं ये डिलीट कर दूंगी, ठीक है। तो आई होप कि ये भी हो जाएगा। ये मैं स्पेसिफिकली आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, और मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए गाइज आपके लिए, क्योंकि मैं अगर अपने में हालांकि मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं लेकिन मैं उनकी पिक्स यूं नहीं डालती, एक तो पिक्स बेटर आती नहीं, ऊपर से इतनी गंदी राइटिंग है मेरी, मैं आपको बता नहीं सकती। I mean, जब मैं नोट्स मेकिंग करती हूँ तो इतनी गंदी हो जाती है। ब्लैक बोर्ड वगैरह पे अच्छी लिखती हूँ, लेकिन थोड़ा होता है ना कि नोट्स बनाते वक्त अपनी स्पीड एक अलग होती है, तो इस वजह से बस इसीलिए आपके लिए स्लाइड्स बनाती हूँ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फीचर्स को देखते हैं। कुछ और फीचर्स हैं। कंप्लीट एंड वेरी लॉजिकल सिस्टम ऑफ थिंकिंग, मतलब एक लॉजिकल सिस्टम ऑफ थिंकिंग होता है, जो भी काम करता है लॉजिक्स के साथ करता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी कर दिया है। बच्चा सोचता है, यहाँ पे सोचता है, भले ही चीजों को देख देख कर सोचता है, लेकिन सोचता है, उसकी थिंकिंग जो है वो लॉजिकल होती है। ये आपको चीज याद रखनी है। However, this system of thinking is still tied to physical reality. ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर जो थिंकिंग है वो फिजिकल रियलिटी के साथ है। सामने कोई चीज प्रेजेंट है तो उसके पर्सपेक्टिव में ही लॉजिकल थिंकिंग हो पा रही है। अगर सामने कुछ प्रेजेंट नहीं है और आप अगर उसको कहेंगे कि नहीं आप मेंटली सब कुछ करके बताओ, तो नहीं कर पाएगा। वो एब्स्ट्रैक्शन जो है ना वो नहीं आती है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर डेवलप नहीं होती है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ओके। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज में डेवलप होती है। कैन अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव, यहाँ पे जो हम पहले कहते थे ना ईगोसेंट्रिज्म, वो यहाँ से आउट हो जाता है। मतलब मोस्टली चिल्ड्रन में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पहले जो बच्चा है बहुत टाइड होता था कि अपने खिलौने किसी को नहीं देगा, किसी के साथ खेलेगा नहीं, ये वो। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने लगता है। अगर बच्चा बैट लेके मैदान में जा रहा है कि भाई मेरा बैट है, ठीक है, और हम सब खेलेंगे, तो बच्चे को पता है कि अगर आप एक बार बैटिंग कर रहे हो तो अब आपको बॉलिंग भी करनी पड़ेगी। आपका बैट है इसलिए आप सब पर हुक्म नहीं चला सकते हो, ठीक है। हालांकि चलाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक नॉर्मल चीज बता रही हूँ कि मोस्टली बच्चों में दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना बच्चा सीख जाता है। यहाँ पर बच्चा देख लेगा कि अगर तुम बैटिंग किसी और को करने नहीं दोगे तो वो लोग तुम्हें खिलाएंगे नहीं, या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें डेवलप हो जाती हैं बच्चे में। मतलब थोड़ा सा ईगोसेंट्रिज्म जो है वो घटता हुआ चला जाता है। हालांकि एकदम से तो नहीं घटता है, लेकिन वो धीरे धीरे डिक्रीज होके बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। बस ये बेसिक पर्सपेक्टिव है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए थोड़ा तो आत्म केंद्रितता की भावना हम सब में होती है, तो बच्चा ही है ना, उसमें भी थोड़ी बहुत तो मिलेगी आपको, वो तो आपको टैकल करना है किसी तरह से। लेकिन फिर भी यहाँ पर समझाने पर या कैसे भी वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना शुरू कर देता है, ओके। देन है स्पेशल रीजनिंग। स्पेशल रीजनिंग भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट वो है। अब देखिए स्पेशल रीजनिंग क्या है, मैंने आपको कहा सीरिएशन क्लासिफिकेशन कर लिया। अब सपोज कोई भी चीज है, 3D फिगर्स होती है ना, उनको समझना स्टार्ट कर देता है। डायरेक्शंस होती है ना हमारे पास, डायरेक्शंस हो गई, डायरेक्शन को समझना शुरू कर देता है। ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है, लेफ्ट है, राइट है, ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। तो इस तरह की चीजें जो है बच्चा सीख जाता है, यहाँ पर डायरेक्शंस को सीख जाता है। बेसिकली स्पेस की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि स्पेस आपको पता है सब कुछ हमारे यहाँ पे 3D है, सब कुछ 3D, उसमें 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं। तो उन चीजों को उसको स्पेस के अकॉर्डिंग वो सीख जाता है। किसी मतलब घर है तो घर के अपोजिट में क्या है, घर की लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, सन की डायरेक्शन क्या है। तो इस तरह से जो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशल रीजनिंग जो है बच्चा करना यहाँ पर स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उसको समझ में आ जाती है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के। अब हम जरा चलते हैं एक बार इसकी लिमिटेशंस को देख लेते हैं एक बार कि लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे बेसिक लिमिटेशंस तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर द चाइल्ड हैज डिफिकल्टी विद एब्स्ट्रैक्शन, मतलब अमूर्त थिंकिंग जो कहेंगे ना, अमूर्त कह सकते हैं इसको, अमूर्त
जो अब एग्जैक्ट हिंदी में वर्ड याद नहीं आ रहा, बट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो कह सकते हैं, अमूर्त विचार यहाँ पर नहीं डेवलप होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर नहीं आती है। ये लिमिटेशन है इसकी कंक्रीट ऑपरेशन की, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म है जो आपको याद रखनी है, हॉरिजॉन्टल डेक्लेज। तो ये हॉरिजॉन्टल डेक्लेज क्या होता है, बेसिकली इसमें होता क्या है कि once a child learns a certain function, he or she doesn't have the capability to immediately apply the learned function to all problems, ठीक है। मतलब बच्चे ने एक जनरल प्रिंसिपल सीखा है कुछ, जैसे कि उसने कंजर्वेशन सीख ली है, ठीक है। कंजर्वेशन का एग्जांपल बताया ना, जो मैंने आपको बताया था कि वो ग्लास से बाउल में डालेगा, या वो एप्पल वाला या रोटी वाला एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पर बच्चे को जनरल प्रिंसिपल समझ में आ गया कंजर्वेशन का, कि कोई भी चीज जो है जब तक आपने कुछ घटाया बढ़ाया नहीं है, बस उसकी अपीयरेंस चेंज की है, तो वो चीज उतनी ही रहती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक और सिचुएशन उसके सामने आ गई तो बच्चा क्या है कि एकदम से उसको अप्लाई नहीं कर पाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अब आपने बीकर और ग्लास वाला, ये सॉरी ग्लास और ये बाउल वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ये समझ लेगा कि हाँ भाई पानी उतना ही है, कम या ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन सपोज आपने एक चिकनी मिट्टी ली, उसका गोला बना दिया, ओके, आपने बच्चे के सामने बनाया, गोला बना दिया, उसके बाद उस गोले को आपने फ्लैटन कर दिया, मतलब कि दबा दबा के बिल्कुल फ्लैटन कर दिया, या फिर कोई और शेप दे दी दबाकर, बिल्कुल बिल्कुल पतला कर दिया सपोज, ठीक है, बिल्कुल ऐसी पतली शेप में कर दिया कि बच्चे को जो है कंफ्यूजन हो गया अब यहाँ पर, ठीक है। अब आप टेस्ट कर रहे हैं कि बच्चे को कंजर्वेशन आया, तो एकदम से बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर वो क्या सोचेगा कि अरे इतना बड़ा था, ये ऐसा कैसे हो गया एकदम से, ठीक है। यहाँ पे कंजर्वेशन उसने यहाँ पर तो कर लिया, अमाउंट मतलब मास का, वॉल्यूम का कंजर्वेशन उसको यहाँ पर आ गया, ठीक है, लेंथ का आ गया था उसको, लेकिन यहाँ पर मास का कंजर्वेशन या वेट का कंजर्वेशन वो एकदम से नहीं कर पाएगा। आप कहेंगे किस कौन ज्यादा भारी है, ये ज्यादा भारी है कि ये ज्यादा भारी है, तो बच्चे देखने की कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब इमीडिएटली जो है उन्होंने जो कंजर्वेशन सीखा है, इस फॉर्मूले को इमीडिएटली वो अप्लाई नहीं कर पाए यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि बच्चा जो है लेंथ का कंजर्वेशन होता है, मास का कंजर्वेशन होता है, सॉरी लेंथ और नंबर का कंजर्वेशन जो है या वॉल्यूम का कंजर्वेशन पहले कर लेता है, लेकिन जो ये वेट और मास का कंजर्वेशन होता है ना, ये काफी लेट स्टेज में आकर होता है, अराउंड 9 to 10 ईयर्स के अराउंड ये कंजर्वेशन बच्चा सीखता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सीमा होती है कंक्रीट ऑपरेशनल की। और इसमें एक चीज और है कि आपको मतलब बेसिकली ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि बच्चा इसको सीख ही नहीं पाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एकदम से अचानक वो अप्लाई नहीं कर पाता है, थोड़ा सा समझाएंगे बुझाएंगे तो वो कर लेगा, ओके। तो ये लिमिटेशन आपको याद रखनी है, ठीक है, मतलब लिमिटेशन बता रही हूँ ये इसकी। सो गाइज ये कंक्रीट ऑपरेशनल जो है आपकी स्टेज पूरी हो गई है। इसमें ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो क्वेश्चन जिनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो कभी नहीं लगाना है कंक्रीट ऑपरेशनल, क्योंकि यहाँ पर बच्चा वैसे चीजें प्रेजेंट है सामने तभी कुछ कर पा रहा है, लॉजिकली सोच पा रहा है। अगर लॉजिकल थिंकिंग कहें, रिलेटेड टू फिजिकल वर्ल्ड कहें, तो वो आपको हमेशा कंक्रीट ऑपरेशनल ही लगानी है, ठीक है। लेकिन जब हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, या फिर ठीक है डिडक्टिव रीजनिंग कहें या फिर एब्स्ट्रैक्शन कहें, तो वो सब फॉर्मल ऑपरेशनल में जाएगा, ठीक है। अगली जो स्लाइड आएगी, मतलब अगला पार्ट आएगा, यानी कि पार्ट 5 जो लास्ट पार्ट होगा पियाजे की थ्योरी का, उसमें आप फॉर्मल ऑपरेशन कवर करूंगी और साथ ही साथ क्रिटिसिज्म भी कवर करेंगे पियाजे का कि क्या क्रिटिसिज्म है, क्या इनके स्टेजेस के लिमिटेशंस हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 5 में पियाजे की थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो बस मेहनत जारी रखिए अपनी और थ्योरी को कवर कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी अगर अच्छे से नहीं होगी तो फिर पेडागोजी के क्वेश्चंस भी सोल्व नहीं होते आराम से, ठीक है। तो बस यही है, सीडीपी में अगर आप 20 आउट ऑफ 20 लेकर आना है तो थ्योरीज को अच्छे से सीखिए। मेन थ्योरीज को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, पियाजे होगा, वाइगोत्स्की हो गया, कॉलबर्ग हो गया, या फिर चॉम्स्की हो गई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट है, ओके। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग #ज्ञान IQ।